नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय संख्या 6 को पढ़ रहे थे अपने। केंद्र सरकार इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद के गठन या उसके कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे, कार्य प्रगति के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमारा एक पॉइंट रह गया था लास्ट, मंत्रियों की श्रेणी। तो मंत्रियों की श्रेणी को जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो मंत्रिमंडल या जिसे कह सकते हैं कैबिनेट, के सदस्य, ठीक है। दूसरा भाग रहेगा राज्य मंत्री, और तीसरा रहेगा उपमंत्री। तो इसमें क्या है, अलग अलग इनको डिफाइन करते हैं। देखिए, प्रथम श्रेणी के मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जो कि भारत की संस्थात्मक व्यवस्था की प्रशासनिक सर्वोच्च इकाई है, ठीक है। यहाँ बता दिया जाएगा कैबिनेट क्या है, भारतीय संस्थात्मक प्रशासन व्यवस्था, संस्थात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई। भारत में क्या है, संस्थात्मक व्यवस्था है, संसद के अनुसार व्यवस्था चलती है। उसमें प्रशासनिक कार्य जो संभाला जाता है जिसके द्वारा, उसकी सर्वोच्च इकाई किसको कहा जाएगा, कैबिनेट को, ठीक है। कैबिनेट के सदस्य क्या कहलाएंगे, मंत्रिमंडल के भाग कहलाएंगे। कैबिनेट के सदस्य क्या करते हैं, एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। ये क्या होते हैं, एक या एक से अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट मंत्री एक या एक से अधिक विभागों के क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। दूसरी श्रेणी के मंत्री जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं, जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री या उपमंत्री के बीच की होती है, जैसा कि अपने नॉर्मल देख भी सकते हैं, ठीक है। ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में कार्य किया जाता है। विशेष विभागों से संबंधित मंत्री होते हैं। यह कभी कभी प्रधान का कार्य, या ऐसे लिख सकते हैं विभाग प्रधान का कार्य भी करते हैं, या विभाग के प्रधान के रूप में भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने क्या है, इसको ऐसे नॉर्मल समझ सकते हैं। कैबिनेट के सदस्य हैं या कैबिनेट मंत्री हैं, वो तो क्या है, विभाग के प्रधान होते ही हैं, फिक्स है, ठीक है। एक से अधिक विभाग के भी प्रधान हो सकते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं, विभागों के संबंधित मंत्री होते हैं, ठीक है। यानी जैसे केंद्र में किसी विभाग का कैबिनेट का कोई सदस्य मंत्री क्या है, विभाग का प्रधान है, किसी विभाग का केंद्र में वह प्रधान है। तो राज्य से संबंधित अगर वो विभाग है तो उससे संबंधित जो मंत्री चुना जाएगा वो राज्य मंत्री के रूप में कार्य करेगा। कभी कभी क्या है, उस प्रधान के रूप में भी कार्य करते हैं, ये है, ठीक है। यानी दोनों, इससे यह क्या है, कैबिनेट मंत्री से निम्न होता है, इसकी निम्न होती है स्थिति, और उपमंत्री से उच्च स्थिति होती है। अभी पढ़ते हैं उपमंत्री के बारे में। जो ये विशेष विभागों से क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं प्रधान के रूप में।
प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनके विभाग से संबंधित पर्सन विचाराधीन होते हैं। ठीक है, यानी इनको कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया जा सकता है क्योंकि यह संबंधित मंत्री होते हैं और अगर इनके विभाग से संबंधित कुछ पर्सन विचाराधीन हैं, विचार जिन पे होना बाकी है, तो इनको भी क्या है कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाएगा। ठीक है, किसको? राज्य मंत्री को। राज्य मंत्री के बाद आते हैं उप मंत्री की श्रेणी, जो किसी ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए इस मंत्री की सहायता करते हैं। ज्येष्ठ मंत्री यानी बड़े मंत्री की सहायता हेतु जो मंत्री रहता है, कार्य करता है। ठीक है, यानी सहायतार्थ मंत्री जो होता है वह उप मंत्री होता है। ठीक है, तो यह कैबिनेट जो प्रधान होते हैं फिक्स है, यह विभाग से संबंधित कार्य करते हैं या कभी कभी स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य कर सकते हैं कभी कभी। और कैबिनेट की बैठक में भी अगर इनके विभाग से संबंधित चर्चा हो रही है तो इनको बुलाया जाएगा। उपमंत्री क्या होते हैं? ऊपर प्रकार के जो दो बड़े ज्येष्ठ मंत्री हैं उनकी सहायता के लिए उपमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो यह मंत्रियों की श्रेणी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मंत्री परिषद के बारे में हमने क्या है विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनके विभागों का या उनके कार्यों का गठन कैसे किया जाता है, उनके कार्यों में उनका आवंटन कैसे किया जाता है, यानी उनको अलग अलग विभाग कौन बांट के देता है? प्रधानमंत्री बांट के देता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करता है। मंत्री परिषद के मंत्री बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या रहेगी? अगर वह संसद के किसी सदन का सदस्य है तो वह मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है, अगर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर बनना होगा। इसके अलावा मंत्रियों को द्वारा 2 शपथ ली जाती है, एक तो पद की और दूसरी गोपनीयता की, जो राष्ट्रपति उनको दिलाते हैं। सभी मंत्रियों द्वारा यह शपथ ली जाती है। और उसके बाद मंत्रिपरिषद का कार्य अधिकतम 5 वर्ष तक का होगा और वैसे अनिश्चित काल तक रहेगा। ठीक है, यानी कभी भी अविश्वास लायक कर उसको हटाया जा सकता है मंत्रिपरिषद को। या फिर मंत्रियों के वेतन और भत्ते के बारे में हमने पढ़ा था कि उनको बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हैं। लास्ट पॉइंट यह था। तो यह मंत्रिपरिषद के गठन या उसके लिए व्यवहारिक सूचना थी। अभी चर्चा करते हैं अपने मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में। कैबिनेट को समझ गए होंगे आप। भारतीय संस्थात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई को कैबिनेट कहा जाता है और उसके सदस्य मंत्रिमंडल बनाते हैं। अभी चर्चा करते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में। पावर ऑफ काउंसिल, पावर ऑफ कैबिनेट कह सकते हो। मंत्री परिषद की शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियों के बारे में, जिसमें क्या है संविधान के अनुच्छेद 74 के द्वारा ही इसमें वर्णन मिलता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के हर एक कार्य के संपादन में क्या करेगा? विचार विमर्श करेगा या फिर सहायता करेगा। यह चीज़ हमने पढ़ी है, किंतु यह परंपरागत शब्दावली है, यानी इसमें क्या है कुछ ऐसे नहीं है कि वास्तव में ऐसा होगा ही। यह क्या है एक प्रकार से शब्दावली चली आ रही है कि ऐसा उनका कार्य है, विशेष कार्य है। ठीक है, यानी शब्दावली के अनुसार, विशेषता के अनुसार या परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा के अनुसार तो सारा कार्य कौन कर रहा है? कार्यपालिका का राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, कार्यपालिका का सारा कार्य, ये सारी शक्तियाँ किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, संविधान के अनुसार या सब परिभाषा के अनुसार। लेकिन व्यवहारिक रूप से वह किसके पास है? इस चीज़ के बारे में अपने लगातार पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास है व्यवहारिक रूप से या फिर मंत्रिपरिषद के पास है। तो यही चीज़ है, डिफरेंस है कि ये क्या है परंपरागत शब्दावली है। और जहाँ तक व्यवहार की बात की जाए तो मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से सर्वोच्च इकाई कौन है? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और अगर वैधानिक रूप से बात करें तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और उसके बाद समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति ही समस्त शक्तियों का
उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है और इसे भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? मंत्रिपरिषद या कैबिनेट या मंत्रिमंडल। इसको भारतीय शासन व्यवस्था का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? यह हृदय के रूप में कार्य करता है। तो इसके विभिन्न कार्यों के बारे में अपना पढ़ने शुरू करते हैं। राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना, इसका पहला कार्य क्या रहेगा? राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना। देखिए, मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारण करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। यानी राष्ट्र के लिए जो भी नीति है, ठीक है, जैसे कि नीति आयोग बनाया गया है, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद उसके भाग रहते हैं, तो उसी प्रकार से क्या है, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा। सबसे कठिन या सबसे पहला कार्य जो है मंत्रिपरिषद का, वह यह होगा कि वह राष्ट्र के लिए क्या बनाए? नीति का निर्धारण करे। इस नीति में विषय क्या रहेंगे कि राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की समस्याओं के निर्धारण हेतु वैदेशिक संबंधों हेतु नीति। इस प्रकार की नीतियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा। सर्वप्रथम कार्य यही होगा। ठीक है, यानी दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में या फिर प्रशासन के विभिन्न विभागों और वैदेशिक क्षेत्र के विभिन्न विषयों के बारे में राष्ट्रीय नीति निर्धारण करने का कार्य मंत्रिपरिषद का रहता है। उसके बाद नेक्स्ट कार्य होगा कानून निर्माण पर नियंत्रण। कानून निर्माण पर नियंत्रण। देखिए, कानून निर्माण संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि अपने पढ़ा भी है कि जो मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल है वह किसके सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के वो सदस्य निर्धारित होते हैं। अभी देखिए कि दोनों सदनों में किसी एक के सदस्य हैं तो, और दोनों ही सदन क्या करते हैं? राज्यसभा है या लोकसभा है, दोनों ही क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं भारत के लिए या भारत के हित के लिए। क्या है? कानून का, संविधान का निर्माण करने का कार्य किसका है? दोनों सभाओं का है। तो एक प्रकार से मंत्रिपरिषद भी क्या है? इस सभाओं के क्या होते हैं? भाग होते हैं। तो कानून निर्माण पर क्या है? ये नियंत्रण अवश्य रूप से कर सकते हैं। वरन इसके द्वारा क्या है? कानून निर्माण के कार्य का नेतृत्व भी क्या है? किया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या रहेगा कि जो कानून निर्माण के कार्य में नेतृत्व भी किया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो और दूसरा क्या है? प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। तो जो संसद के अंदर कानून बनना है, ठीक है,
संसद के दोनों सदनों से कानून पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा और कानून का निर्माण होगा। तो दोनों सदनों से जो कानून बनने की प्रक्रिया शुरुआत होती है उसका पूरा का पूरा नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, या मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है द्वारा नीति निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि का निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। यानी पहले क्या करेंगे? नीति निर्धारित की जाएगी। ठीक है, नीति निर्धारण करने के बाद यह विधि का निर्माण करेंगे। विधि यानी विधेयक या कानून का निर्माण इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या रहेगी कि मंत्रिपरिषद के सदस्य ही मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सदस्य ही सदन में महत्वपूर्ण विधेयक क्या करते हैं? प्रस्तावित करते हैं। विधेयक प्रस्तावित करते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। यह चीज़ अपने पिछली वीडियो में भी देखी है कि जो राष्ट्रीय स्तर की कार्यपालिका होगी उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण व्यवहारिक रूप से या वास्तविक रूप से किसका होगा? स्वयं मंत्रिपरिषद का होगा। क्योंकि देखिए कि हमने पहले जैसे कि पढ़ा है कि व्यवहारिक रूप से क्या है? सैद्धांतिक रूप से तो राष्ट्रपति अध्यक्ष है, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पास या फिर मंत्री के परिषद के पास सारी शक्तियां हैं किसकी? कार्यपालिका की। ठीक है, अब जैसा कि अपने जानते हैं कि कार्यपालिका के अंदर सदस्य कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद का ही अध्यक्ष क्या होगा? प्रधानमंत्री है। तो एक हिसाब से क्या है? मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी कार्यपालिका का संचालन करती है या उस पर नियंत्रण स्थापित करके रखती है, क्योंकि सारी की सारी कार्यविधि वास्तविक रूप से व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा संचालित की जाती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। इसमें राष्ट्रपति क्या है? सिर्फ अपनी जो क्या है सुझाव देता है, या वास्तव में क्या है सैद्धांतिक रूप से जो कार्य करने का फॉर्मेलिटी जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो एक हिसाब से राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण किसका होता है? मंत्रिपरिषद का रहेगा। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहारिक रूप से है इसका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। इसके बाद आता है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य, ठीक है, तो वित्तीय कार्य के बारे में देखिए कि देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी किसका है? मंत्रिपरिषद का। जैसा कि मैंने बताया था राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जाती है, वैसे ही आर्थिक नीति निर्धारित करने का दायित्व भी मंत्रिपरिषद का रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा कि मंत्रिपरिषद आर्थिक नीति निर्धारित करती है, इसलिए वह प्रत्येक साल क्या है संसद के सामने आय व्यय का ब्यौरा देते हैं, यानी बजट पेश करते हैं। ठीक है, बजट भी किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा, जो क्या है मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य समस्त धन विधेयक भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, बजट तथा इसके अलावा बजट तो वित्त मंत्री पेश करेगा, अन्य धन विधेयक मंत्रिमंडल द्वारा वहाँ पेश किए जाते हैं। कहाँ? लोकसभा में, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था कि सारे के सारे धन विधेयक कहाँ से पास होते हैं? लोकसभा से पास होते हैं।
ठीक है। वित्त मंत्री बजट किसके निर्देशन में तैयार करेगा? नीति निर्धारित जो मंत्रिमंडल के द्वारा की गई थी उसके निर्देशन के अनुसार क्या करेगा? बजट तैयार करेगा और लोकसभा में पेश करेगा। तो यह रहेगा वित्तीय कार्य। इसके बाद है वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन में क्या है? देखिए, भारत के विदेशी संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा युद्ध व शांति संबंधी घोषणाएं की जाती है। इस बात पर निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए अपने को सिर्फ इतना याद करना है, जैसा कि अपने राष्ट्रपति की शक्तियों के समय पढ़ा था कि राष्ट्रपति क्या होता है? समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, लेकिन वह उन सेनाओं का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसको मंत्रिमंडल इसकी आज्ञा नहीं देता या फिर संसद जो है उसको इस बात की आज्ञा नहीं देती। तो संसद या कार्यपालिका जो है, व्यवस्थापिका है, उसका जो कार्यपालिका क्षेत्र होता है वो किसके द्वारा संभाला जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा। यानी व्यवस्थापिका का, कार्यपालिका का जो क्षेत्र है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा संभाला जाता है। तो उस हिसाब से वैदेशिक नीति या किस विदेशों से युद्ध की घोषणा है, शांति की घोषणा है, या किस देश से किस प्रकार के संबंध रखने हैं, इन सभी चीज़ों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद है नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य। अब जैसा कि हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री के विषय में कि संविधान में क्या है? जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की पावर राष्ट्रपति को दी गई है, व्यवहार में उन पदाधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, यह चीज़ अपने प्रधानमंत्री के समय भी पढ़ी थी और मंत्रिपरिषद के समय भी। तो इसमें क्या है? भारत के कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि विपक्ष क्या है? उनको विभिन्न विषयों पर सुझाव देने का कार्य या उनके किसी कार्य के जो कमी है उसको बताने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। यानी शासन में पारदर्शिता लाने का कार्य विपक्ष का होता है और वह विपक्ष कार्य उसको करना चाहिए। तो ठीक है, यह था हमारे मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में। ठीक है, बाकी चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।